यस डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, ये मेरा अगला वीडियो, वही चैप्टर और यूनिट तो बहुत लंबी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ाते में के लिए लगभग 25 से 30 वीडियो बनेंगे। एक यूनिट के लिए 25 वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। फिर भी मैं उसको जितना छोटा कर सकता हूँ वीडियोस में उतना छोटा करूंगा। यहाँ पर देखें, एक हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ना है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखें, पहले समझें क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली इस प्रकार दर्शाते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है? एवरीबॉडी नोज वेरी वेल। ये प्लस से कहाँ होती है? माइनस की ओर। कहाँ होती है? प्लस से माइनस की ओर। अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर ये चार्ज प्लस का हुआ तो इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा? इतना तो आप भी जानते हैं कि अगर वो खुद प्लस का हुआ तो डेफिनेटली वो माइनस की तरफ खिंचाएगा। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, पैरेलल लाइन दिखाने का मतलब यह है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक समान है। ओके, सो नाउ अगर हम इस चार्ज क्यू पर फोर्स निकालना चाहते हैं तो फोर्स की वैल्यू होगी F इक्वल टू क्यू ई। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई चार्ज क्यू पर कितना फोर्स लगाएगी? क्यू ई। यूनिट क्या होगी? न्यूटन। अगर चार्ज प्लस का है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मूवमेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में उस पर फोर्स लगेगा। इज इट क्लियर नाउ? अब यदि यह चार्ज माइनस का होता, मतलब यही हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह रही हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये चार्ज माइनस का होता तो इस पर ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता। किधर लगता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर होती है और वो खुद माइनस का है, तो माइनस माइनस की तरफ तो नहीं आएगा, तो माइनस किधर जाएगा? प्लस की तरफ। तो इस वक्त उसकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, परंतु फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। कितनी रहेगी? क्यू इंटू ई। दोनों ही केसेस में फोर्स सेम लग रहा है, क्यू ई, परंतु उसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। अब हमारे को 9th क्लास में और 11th क्लास में पढ़ाया गया है कि फोर्स हमेशा क्या जनरेट करता है? एक्सेलरेशन जनरेट करता है। तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है वो क्या जनरेट करेगी? एक्सेलरेशन भी जनरेट करेगी। अगर मान लिया जाए कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका मास m है, ध्यान से सुन ले, मैं एक ही बार समझाऊंगा एक्सेलरेशन आपको, उसके बाद सीधे यूज करूंगा। तो अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है, उस पर फोर्स लगेगा क्यू ई, तो उस फोर्स क्यू ई के कारण एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, मतलब कितना प्रोड्यूस होगा? क्यू ई बाय एम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ओके, और किस दिशा में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में यह एक्सेलरेशन होगा। अब हमारे एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन पर आते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये एक प्लस इलेक्ट्रिक प्लेट है, ठीक है, ये प्लस चार्ज की प्लेट है। एक दूसरी तरफ कौन सी प्लेट दे देंगे? वो माइनस चार्ज की प्लेट दे देंगे। हो सकता है कि माइनस चार्ज ऊपर दे दे, प्लस चार्ज नीचे दे दे, उससे कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होगी? प्लस से किधर होगी? माइनस की ओर। किधर होगी? प्लस से माइनस की ओर। ये मैं क्या दिखा रहा हूँ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर? दोनों प्लेटों के बीच में। माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कुछ होगी। अभी जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ऐसा था, एक यूं जाता है चार्ज, एक दूसरा चार्ज, ये चार्ज नंबर जो है आपका, ये चार्ज 1 है, आपका ये चार्ज 1 है। दूसरा चार्ज जो है वो यूं जा रहा है, ये चार्ज नंबर 2 है, ठीक है। और ये जो तीसरा चार्ज आ रहा है वो यूं जा रहा है, ओके, चार्ज नंबर 3 ऐसे दे रखे हुए हैं। आप पूछते हैं कि चार्ज 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चार्ज 2 का नेचर कैसा है, चार्ज 3 का नेचर कैसा है, और साथ ही साथ किसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है, ओके, किसकी बेंडिंग ज्यादा हो रही है, या उसका ई बाय एम रेशियो पूछा जाता है। चार्ज और मास रेशियो किसका ज्यादा होगा? क्या पूछा जाता है? चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन को आधा अभी करूंगा, आधा थोड़ी देर बाद करूंगा। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ओके, पहली बात समझ जाइए कि 1 और 2 प्लस प्लेट की तरफ गए हैं,
इसका मतलब वो माइनस के हैं। और चार्ज नंबर थर्ड माइनस प्लेट की तरफ गया है, मतलब प्लस का है। ओके, अब E बाय एम रेशो मतलब चार्ज Q बाय एम रेशो, चार्ज अपॉन मास रेशो किसका ज्यादा होगा? समझ जाइए, जिसका चार्ज बाय मास रेशो ज्यादा होता है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ये डिफ्लेक्शन मतलब ये कितना मुड़ा, इसमें भाई ज्यादा है, ध्यान से देखें, इसका भाई कम है, इसका भाई और ज्यादा, इसके मुकाबले ज्यादा है परंतु इससे कम है, तो सबसे कम किसका है भाई? 2 का। और किसका उससे ज्यादा है? 1 का। और सबसे ज्यादा किसका है? थर्ड का। तो जिसका सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है उसका डिफ्लेक्शन जो होता है भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज बाय मास रेशो के। अब वो कैसे होता मैं समझाऊंगा आपको। तो यहां पर किसका चार्ज बाय मास रेशो ज्यादा होगा? थर्ड का, क्योंकि थर्ड का डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? ज्यादा है। इज इट क्लियर? दिखती चीज है जी। और एक ही पॉइंट पे तीनों का डिफ्लेक्शन निकालना चाहिए। हो सकता है मैंने आपको यहाँ अलग अलग पॉइंट पे दिखाई, ये अलग अलग पॉइंट आपको डायग्राम पे दिखाने के लिए दिखा दिया, परंतु हमको कहाँ लेना चाहिए? एक ही जगह। जैसे इसका यहाँ लिया है तो इसका भी यहीं लेंगे और इसका भी यहीं लेंगे। तो जिसका चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अच्छा, तो ये कैसे आया, हम इस पर डिस्कशन करें, ठीक है। इसमें 11th क्लास के कम्युनिकेशन वाला 11th क्लास का जो आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी है, 2 डायमेंशन में यूज करते थे अपन, तो उसको हम देखते हैं, थोड़ा सा समझें। ये प्लस प्लेट है आपकी, ओके। एक क्या है आपकी? माइनस प्लेट है, ओके। मैं चाहूँ तो इस प्लेट की पूरी लंबाई भी मान लेता हूँ, कितनी मान लो लेंथ इस प्लेट की? एल मान ली, ओके, ये एल मान ली। अब एक चार्ज इस तरफ मोशन करते हुए आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने शुरुआत में 0 रखी, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। चार्ज का इनिशियल वेलोसिटी किधर है? इनिशियल वेलोसिटी वो जो है उसके पास u नॉट, वो केवल x डायरेक्शन में है। किधर है? x डायरेक्शन में। तो उसको मैं क्या कह सकता हूं? ux। इनिशियल वेलोसिटी इस चार्ज की y में नहीं है, मतलब क्वेश्चन को ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो मेरा चार्ज है वो इनिशियली किधर चल रहा है? x में। इनिशियली x में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ux इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया? u नॉट। और एक्सेलरेशन x में नहीं है, क्यों? क्योंकि जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में फोर्स नहीं लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर किधर लग रहा है फोर्स? y में लगेगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑन कर दूंगा, चालू कर दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाएगी? y में। और जिस दिशा में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो डिस्प्ले जो इनिशियल वेलोसिटी y में देखी जाए तो इनिशियली ये y में नहीं आ रहा था, ये इनिशियली x में आ रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है? 0। और एक्सेलरेशन y में कितना है? एक्सेलरेशन अभी निकालना सिखाया मैंने। एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना होता है? क्यू ई बाय एम, क्योंकि एक्सेलरे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगा रही है? y में, ओके। तो एक्सेलरेशन इन y आ गया, ओके। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये डाउनवर्ड है तो माइनस लो प्लस लो, भैया ठीक है, अभी हम यहाँ डायरेक्शन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे डायरेक्शन डायग्राम में दिखा रहे हैं कि वो किस तरफ जाएगा। अभी हमने ये कहाँ कह दिया कि चार्ज प्लस का है कि माइनस का है, ओके। नाउ आप अब इसको इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए ये आएगा आएगा यूं आएगा यूं आएगा, इस प्रकार आ जाएगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ इसका भाई अलग है, यहाँ इसका भाई बढ़ गया, यहाँ भाई और बढ़ गया, और अंततः आखिरी में जो कोने पे निकल रहा था तो उसका भाई और अलग है। तो भाई क्या होते जा रहा है? एक्स के साथ क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। जितने जितना अंदर जाएगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा उसका भाई भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो हमको अब y का रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू x भी पता करना है। चलिए करते हैं, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है हमारा पोर्शन। हमने पढ़ा हुआ है इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र पड़ी हुई है, ओके। अगर इसको x डायरेक्शन पे अप्लाई करूंगा तो x इक्वल टू कितना होगा? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्र, ओके। अब ए एक्स मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स वो तो हमारा 0 है, तो अब ये पूरा टर्म हमारा हो गया 0। यू एक्स मतलब यू नॉट, यू एक्स मतलब यू नॉट, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया? यू नॉट टी। तो मैं अगर यहां से t की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना आ सकता है? x अपॉन यू नॉट, ठीक है। अब मेरे पास ये इक्वेशन है
मैं इसका जहां चाहे वैसा यूज कर सकता हूं। अब मैं इसी इक्वेशन को y में लगाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की कौन सी इक्वेशन को, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। तो y इक्वल टू कितना होगा आपका, टेल मी, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब आपका यू वाई क्या था देख लीजिए, यू वाई 0 था। अब डिस्प्लेसमेंट इन वाई इक्वल टू कितना होगा, हाफ ए वाई कितना है आपका, क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर कितना है, टी किसको कहते हैं, एक्स बाय यू नॉट को, तो क्या हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर। अब आप पूरी इक्वेशन में जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, वैसे वैसे भाई भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और साथ ही क्यू ई बाय एम पे या क्यू बाय एम पे डिपेंड कर रहा है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो जो वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आया है, क्यू बाय एम आया है। भाई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आया है, क्यू बाय एम क्या आया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो वाई है वो किस पर निर्भर करेगा, क्यू बाय एम पर निर्भर करेगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुने कि ये x जैसे बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, और आपको यहाँ दिखाया है मैंने कि यहाँ y कम है, यहाँ y ज्यादा है, यहाँ y और बढ़ा, यहाँ y और बढ़ गया। तो जैसे जैसे x में जा रहे हैं y भी क्या हो रहा है आपका, बढ़ते जा रहा। तो इट्स वेरी सिंपल डेरिवेशन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से इस मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो नाउ अब मैं एक सेकंड केस लेता हूं आपको और समझाता हूं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर से देखें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, उसी के दूसरे क्वेश्चन को हमने यहाँ से पिकअप करा है। एक आपके उसमें टॉपिक है मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पर। किस पर है, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पर टॉपिक है। उसमें हम क्या देखते हैं कि जो ऑयल की बूंदे रहती है, बहुत ही बारीक बूंदे रहती है, मतलब वो आप जो फव्वारे से पानी उड़ाते हैं या स्प्रे उड़ाते हैं, ठीक है, डीओ उड़ाते हैं, उसमें जो एकदम बारीक बारीक बूंदे निकलती है, जिनको महसूस किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, ऐसी ऑयल की बूंदें निकलती हैं। और एक ऑयल की बूंद के ऊपर उन्होंने एज्यूम किया है कि चार्ज क्यू है। कितना चार्ज क्यू है, और क्यू किसके बराबर है, 12 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज मान लिया गया। ओके, अब उनको नहीं पता है कि उस ऑयल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये तो हमने बाद में कैलकुलेट करा। किस पर कैलकुलेट किया, बाद में कैलकुलेट किया। उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप का मास दे दिया हमको। कैसा, क्या दे दिया, ऑयल ड्रॉप का मास दे दिया, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप दिया गया। क्या दिया गया, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप दिया गया। अब होता क्या है कि यह ऑयल ड्रॉप ग्रेविटी के कारण कहां जाना चाहिए, नीचे, जिस पर क्या फोर्स लग रहा है, mg। अब इस पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कहां लगाएगी, ऊपर की ओर। और माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितनी लगाई है, ये हमारे पास रहती है टेक्निक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप प्रोसेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जा रही है वो हमको पता रहती है। और अंदर फोटो खींचने का सिस्टम भी रहता है, अंदर फोटोज खींची जाती है। तो फोटोज में ये देखा गया कि ये ऑयल ड्रॉप स्टेबल हो गई। क्या हो गई, स्टेबल हो गई, मतलब ना तो नीचे जा रही ना ऊपर जा रही। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पे नेट फोर्स कितना हो गया है, 0। तो ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई। कितना फोर्स लग रहा है, क्यू ई लग रहा है। तो यहां पर केवल एक लॉजिक यूज किया जाता है कि यहाँ एम जी और क्यू ई क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो वो तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता माइनस प्लेट की तरफ। अब वो नीचे नहीं जा रहा, ग्रेविटी का लग रहा है, और अगर इलेक्ट्रिक लगता तो 100% ही जाता। अब वो नीचे नहीं जा रहा है और ना ही ऊपर जा पा रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर लगने वाला फोर्स कोई है जो नीचे लगने वाले फोर्स को पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, और ऊपर कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। इसलिए मैंने शुरुआत में इलेक्ट्रॉन बोल दिए थे, और क्वेश्चन का एज्यूम भी कुछ ऐसा ही है, 12 इलेक्ट्रॉन का, बट अभी रिमेंबर नहीं है क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान से देखें, ऊपर फोर्स लग रहा है क्यू ई, नीचे लग रहा है mg। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि q की जगह क्या लिखना होता है, एन ई इंटू कैपिटल ई, और इधर क्या कर देंगे mg। आपको उसमें m
देखिए मास, अब ऑयल ड्रॉप का मास कैसे निकालते हैं, वो मैंने कहा था कि उसमें अंदर फोटोस ली जाती है, उस फोटोस के आधार पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैमरे लगे रहते हैं, इतनी बारीक फव्वारे की बूंद जो होती है उसकी फोटो मैग्नीफाई करके दी जाती है, तो उसकी रेडियस निकाल ली जाती है। इज इट क्लियर? क्या निकाल ली जाती है? रेडियस। अब मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू क्या लिख दिया, जी, और इधर कितना हो गया आपका चार्ज की वैल्यू, एन ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का ई। अब वॉल्यूम, अब वो जो बूंद होती है स्फेरिकल होती है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, और जो भी ऑयल होती है ऑयल की डेंसिटी पहले से निकाली जा सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर तो ऑयल ड्रॉप की रेडियस है, और ऑयल ड्रॉप की रेडियस, ऑयल ड्रॉप की रेडियस तो फोटोस से निकाली जा सकती थी, रो डेंसिटी है ऑयल की वो आपको पता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब यहाँ पर एन ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो आपको पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्योंकि आपने अप्लाई करी है, तो ई पता है, कैपिटल ई पता है, तो केवल क्या नहीं पता है, एन। तो इस प्रैक्टिकल में फिर हम उस ऑयल ड्रॉप पर कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं यह कैलकुलेट करते हैं। यह भी एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर कहीं ना कहीं घुमाकर दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। अगर हम इस सेकंड डायग्राम को देखें कि इसमें मैंने क्या समझाना चाहा, आप ध्यान से देखें, मान लीजिए एक पेंडुलम है, ये क्या है, पेंडुलम है, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड जनरली हम क्या लिखते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। गुड। अभी क्या होता है जब हम खुले में पेंडुलम को टांगते हैं तो उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप इसको इधर ले गए, ओके, तो इस पर क्या करते हैं, मान लीजिए इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कैसा दे दिया, पॉजिटिव की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती यदि, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव को नीचे खींचती, जैसे ग्रेविटी नीचे खींचती है वैसे ही, जैसे ये चार्ज क्यू एक बॉब है, ओके, इस बॉब को मैंने चार्ज कितना दे दिया, क्यू, वो भी पॉजिटिव दिया है, तो अब जब ये ऊपर जाएगा, डिस्प्लेस हम एक पहली बार करेंगे, तो ये वापस आएगा, तो इस पे दो फोर्स होंगे, एक होगा ग्रेविटी का और दूसरा कहीं का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जो जी होगा उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी नहीं लिखाएगा, मतलब उस वक्त हमको लिख देना चाहिए 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, यहां पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, क्या लिखना चाहिए, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। अब इफेक्टिव एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, आप समझ जाइए, यहाँ दो एक्सेलरेशन हो चुके हैं, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और दूसरा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों नीचे की ओर है इसलिए सीधे जुड़ रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है मैं जानता हूं, पर दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होता है क्यू ई बाय एम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है जी, मतलब दो एक्सेलरेशन हो चुके हैं, एक तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण जी और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। तो ये एक्सेलरेशन लिखाएगा जिसको हम कह सकते हैं जी डेस, मान लिया इसको क्या कह दिया, जी डेस। तो इस फॉर्मूले में अब 2 पाई अंडर रूट एल बाय क्या रखना चाहिए, जी डेस, और जी डेस पहले आप निकाल लीजिए। तो इस फॉर्मूले में ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, क्या किया हमने, यहां पर ये जो बॉब रखा हुआ है या पेंडुलम रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और फिर हम उसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं, तो ये अंतर आता है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 11th और 12th को मिक्स कर दिया जाएगा, 11th और 12th को मिक्स कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन है दैट 2017 की जेई में आया था, या हाँ जेई में आया था, 2017 की जेई में आया था, तो उन्होंने उसमें इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को इंक्लूड कर दिया, किसको लिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब 12th का टॉपिक है ये, अब वो प्रोजेक्टाइल मोशन 11th का टॉपिक है, तो 11th और 12th को मिक्स करा। तो हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे उसको मिक्स करा, हमको भी समझ में आना चाहिए। जिस बच्चे का 11th अच्छा नहीं है वो जब भी टाइम मिले वो 11th के मेरे वीडियोस बनना चालू हो गए हैं वो देखें। आज मैं 11th वाले बच्चों के लिए डिफरेंशिएशन का एक वीडियो बनाऊंगा, तो जिनका डिफरेंशिएशन कमजोर है, खासतौर से बायो वाले स्टूडेंट्स, वो डिफरेंशिएशन वहां से भी देख सकते हैं 11th के वीडियोस से। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा था कि इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को ले आए। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे आया थोड़ा समझे। यहाँ पर एक प्लेट है, ये कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है,
कोई बच्चा बोले सर क्या ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज ऊपर ही रहेगा, भैया तुम्हारी इच्छा, ऊपर ले लो नीचे ले लो, मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं है। ओके, बस डायरेक्शंस का ध्यान रखना, फोर्स किस दिशा में लगेगा, चार्ज किस पार्टिकल किस नेचर का है वो आप देखें। ठीक है, यहां से एक पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मास m है। ओके, चार्ज पार्टिकल का कुछ मास होगा, m है, उसके ऊपर चार्ज q है, और उसको v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका गया। कितना एंगल बनाते हुए फेंका गया? थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हुए फेंका गया। फेंका गया, उसने मोशन स्टार्ट किया, हमने उसको फायर किया, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसको फायर किया किसी चार्ज पार्टिकल को। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये जाएगा और ड्यू टू ग्रेविटी वो यू मूवमेंट करके वापस आएगा। एक्चुअली ये चार्ज पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। कैसा है? पॉजिटिव है। तो अब इस पर नीचे की ओर जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है, वो केवल ग्रेविटी का नहीं है। नीचे की ओर फोर्स दो होंगे, एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी है वो कितना होगा ऑब्जेक्ट पर, आपको पता है कितना लगता है? mg, याद आ रहा है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है? qe। तो उसमें जो नेट एक्सेलरेशन होगा, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? g प्लस क्यू ई बाय एम। ओके, अब उन्होंने क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा था, जहां तक मेरे को हल्का फुल्का याद है, कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये जाएगा तो इसने टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट इट जस्ट टचेस एंड क्रॉसेस द प्लेट। टच तो नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को टच नहीं करेगा। तो ये उन्होंने अपने को दे दिया। तो पूछते हैं कि what is the value, minimum velocity, what is the minimum velocity required to project a charge particle of mass m, okay, which have a charge positive q, so that it it just touches the top of the plate and comes out। तो उनका मतलब ये है कि ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाई में, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाई में है, ये जिसको हम कहते थे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, वो कितना होना चाहिए? प्लेट की हाइट के बराबर। और ये जो दोनों प्लेटों के बीच की जो चौड़ाई दी थी, एक्चुअली ये चार्ज यहां से फायर किया हुआ है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके बराबर होना चाहिए? प्लेट की हाइट के बराबर होना चाहिए, प्लेट की चौड़ाई के बराबर। तो मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच की चौड़ाई कितनी है? डी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? आपका फॉर्मूला है, आई थिंक मैक्सिमम हाइट का क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g था। तो यहाँ g कौन सा लिखेंगे? आप g इफेक्टिव लिखेंगे, g डैश लिख सकते हो, या g नेट लिख सकते हो, या a नेट लिख सकते हो। तो अब आपके पास h इक्वल टू कितना हो जाएगा? u स्क्वायर, और h क्या है आपका? d से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय कितना आ जाएगा? 2, और g की वैल्यू थी कुछ, g प्लस कितना आ जाएगा? क्यू ई बाय एम। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि 11th में जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, उस प्रोजेक्टाइल मोशन को सीधे नहीं पूछा, उसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस करा। मतलब आपके 11th के नॉलेज को भी और आपके 12th के नॉलेज को भी, दोनों को एक ही क्वेश्चन में एक साथ अप्लाई करना, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें न्यूमेरिकल ही फिजिक्स में आते हैं। अगर 30 क्वेश्चन है तो बाकायदा बड़ी मुश्किल से 3 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड हो जाए, 4 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड हो जाए, हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। न्यूमेरिकल बेस्ड टफ नहीं रहते हैं। पिछले 2018-19 से तो ऐसा कहा गया है गवर्नमेंट द्वारा कि आप एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा पूछो। तो एनसीईआरटी बेस्ड पूछने के लिए उनको न्यूमेरिकल हार्ड नहीं बनाना, परंतु 11th के नॉलेज और 12th के नॉलेज को मिक्स कर देते हैं वो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल समझ में आया। अब इसमें समझें, यहां पर हमारा एक और टॉपिक चालू हो रहा है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसी के अंतर्गत मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल से ही रिलेटेड है, परंतु अब चार्ज पार्टिकल का मोशन सिंगल चार्ज नहीं है। अब हम लिखेंगे अ डाइपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या आ रहा है हमारा? डाइपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या है हमारा, डाइपोल है, वो कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। डाइपोल किसको कहते हैं, याद दिला दूं मैं आप लोगों को, जब दो बराबर वैल्यू के चार्जेस, ठीक है, एक पॉइंट ए पर है, एक पॉइंट बी पे है, जैसे ये +10 कूलाम है तो ये -10 कूलाम है, ये +2 कूलाम है तो ये -2 कूलाम है, इनके बीच कुछ दूरी होती है, उसको डाइपोल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोल लेंथ, 2a लिखते हैं। तो इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, आई हैव अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, आई हैव अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। और ये जो डाइपोल है, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल पर क्या करेगा, भाई प्लस है तो प्लस पे भी फोर्स लगाएगा, तो माइनस है तो माइनस पे फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बड़ा गजब खेल होगा। देखिए क्या होता है, मैं अब यहाँ पर इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके पास ये एक डाइपोल दिखाया है, एक्चुअली लाइन नहीं होती है पर आपको समझाने के लिए बनाया जाता है। ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक आपका माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसने एंगल कितना बनाया, थीटा। यहाँ आपको इस चीज को 3D में 2D में एज्यूम फीलिंग्स करना पड़ेगी, अगर जब तक आप कल्पना ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा सोचना है कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, मतलब ऐसे बहुत सारे तीर जा रहे हैं एक के बाद एक, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एक डाइपोल रखा हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो है हमारा यहाँ पर। अब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, कैसे पता चला, क्योंकि मैंने सभी लाइनें पैरेलल खींची है, और पैरेलल लाइनें क्या दिखाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह क्या है, एक समान है। तो ये जो प्लस क्यू है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाएगा, यस यस टेल मी, प्लस क्यू पे किधर लगेगा, माइनस की तरफ, है ना, इस तरफ फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई, और इधर फोर्स कितना लगेगा आपका, इधर लगेगा क्यू ई। ओके, क्योंकि माइनस को क्या होगा, सॉरी माइनस एस्ट्रेमलेस, सॉरी ये प्लस चार्ज था ना, सॉरी, प्लस चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फोर्स कितना लगा, क्यू ई, और माइनस चार्ज पे कितना लगा, क्यू ई, वो भी किधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अपोजिट। हमेशा प्लस चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और माइनस चार्ज पे उसके अपोजिट। अब जरा आप मेरे को यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करें, एक फोर्स, इस सिस्टम, एक सिस्टम है, दोनों से मिला हुआ सिस्टम है, कंबाइंड सिस्टम है आपका। एक हिसाब से कहते हैं ना कि H2, दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, उनके बीच में एक बॉन्ड होता है H2, तो यहाँ पर भी ऐसा है कि ये दोनों चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, ये एक माइनस क्यू चार्ज। अब इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इसको आपने क्या कहा, QE, और इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इसको भी आपने QE कहा। तो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस दिशा में लग रहा है, ये इस दिशा में लग रहा है, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन। अब दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस, ये एक फोर्स है, एक ये फोर्स है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम y कहेंगे। ओके, और ये एंगल क्या है आपका, थीटा है। अब आपको पता है जब किसी एक सिस्टम पर एक साथ दो फोर्स लगे, दोनों इक्वल लगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, और लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, समझ में आ रहा है, जैसे एक रॉड है, ओके, ये रॉड है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है, इधर दिख रहा है, इस तरफ, ओके, और ये रॉड पर इधर, तो ये रॉड क्या होने लगेगी, इस प्रकार से मूवमेंट करने लगेगी, मूवमेंट नहीं, रोटेशन करने लगेगी, क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों फोर्सेस ने मिलकर, इसको बोलेंगे कपल ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स बोलेंगे, कपल ऑफ फोर्स। तो ये जो कपल ऑफ फोर्स है, इसने क्या करा, टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया, क्या प्रोड्यूस कर दिया, टॉर्क। तो टॉर्क टाउ बराबर होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन both the forces, perpendicular distance between both the forces। तो कैसे निकले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, y, मतलब वो कहना चाहते हैं कि F इंटू वाई ले आओ तो क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, ठीक है, तो हम y लाते हैं, पहले ये हमारी डिस्टेंस बताओ, ये कितनी है, 2 है,
एक जनरल सिंपल सा मैथमेटिक्स अगर मैं आपसे पूछूं, छोटी क्लास का पूछूं कि ये y अपॉन 2a क्या होगा, y अपॉन 2a क्या होगा। अब आपको पता है कि एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2a साइन थीटा। तो अब ये जो y इक्वल टू 2a साइन थीटा आया है, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो टॉर्क का फॉर्मूला पता चलेगा। टाउ बराबर कितना बोला फोर्स, तो फोर्स तो दोनों पे सेम रहता है क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी 2a साइन थीटा, कितना है आपका 2a साइन थीटा, तो q इंटू 2a, q इंटू 2a, q इंटू 2a उसको क्या कहते हैं बेटा p, p मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये क्या है आपका ई है, अभी वेक्टर नहीं लगाएंगे, पीई, और क्या बचा आपका साइन थीटा, ये निकाल लिया हमने टॉर्क। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या कर देंगे, टाउ बराबर क्या लिख देंगे पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि आपको पता है जब भी क्रॉस हटता है तो वापस क्या लग जाता है साइन थीटा आ जाता है। तो जब कभी भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल पे क्या लगाएगी टॉर्क, जिसके कारण डाइपोल क्या होने लग जाएगा रोटेट होगा, घूमेगा। ओके, क्या होगा टॉर्क क्या लगाएगा उसमें, टॉर्क रोटेशन जनरेट करेगा। अब कितना टॉर्क लगेगा, हाउ मच टॉर्क इज ऑन द डाइपोल, तो वो होगा पीई साइन थीटा। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी डाइपोल डाइपोल इज इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या इफेक्ट होंगे, जब कभी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे टॉर्क लगाती, क्या हर वक्त लगाएगी, क्या हर वक्त लगाएगी, एक केस को छोड़कर। एक केस कौन सा रहेगा समझने की कोशिश करें, अगर ये डाइपोल ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, इसमें मैक्सिमम टॉर्क तो कब लगेगा, जब जब डाइपोल कुछ इस प्रकार का प्लस के ऊपर और माइनस क्यू नीचे ऐसा परपेंडिकुलर हो, तो इस वक्त उस पर टॉर्क क्या लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि एंगल क्या आ जाएगा साइन 90 बराबर 1, तो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ये डाइपोल क्या हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए मतलब ये डाइपोल सीधा ना होकर, मैं डायग्राम और बना लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, डाइपोल ऐसा रखा हो, समझ में आ रहा है आपका, ये जैसे कि माइ प्लस क्यू यहाँ है माइनस क्यू यहाँ है, ओके, इस प्रकार से रखा हुआ है, तो ये क्या हुआ इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, हमेशा डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। ओके, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा डाइपोल है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो इस कारण उस पर एंगल क्या हो गया जीरो, मतलब डाइपोल की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन क्या हो गई सेम, मतलब साइन जीरो, और साइन जीरो के कारण पूरा हो जाएगा जीरो, इस कारण उस पर टॉर्क क्या लगेगा जीरो लगेगा। इज इट क्लियर, तो टॉर्क कब मैक्सिमम लगता है कब मिनिमम लगता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या होता है, और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, यूनिट वही जो 11th में पढ़ी न्यूटन मीटर, यूनिट वही जो आपने किसमें पढ़ी है 11th में न्यूटन मीटर। तो आई थिंक आपको समझ में आने लग गया है कि जब कभी भी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या लगाएगा कपल ऑफ फोर्स दैट इज नोन एज टॉर्क, इट विल जनरेट रोटेशन इन द डाइपोल। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि अगर रोटेशन होगा फोर्स लगेगा तो क्या होगा भैया, रोटेशन होगा, रोटेशन होगा मतलब वर्क डन होगा। तो अब हमको फॉर्मूला लाना है वर्क डन ऑन अ डाइपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगला टॉपिक क्या हो रहा है, हमारा टॉर्क तो निकल आया पर अब इस टॉर्क के कारण कितना वर्क डन होगा हमको इसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है हाउ मच वर्क इज टू बी डन। ठीक है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, छोटी क्लास मतलब क्या 11th क्लास, ठीक है ना, डी डब्ल्यू बराबर होता है टॉट डी थीटा, कहां पढ़ा अपन ने ये रोटेशन के केस में वर्क डन कितना होगा। अब डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क की वैल्यू कितनी है पीई साइन थीटा, और क्या लिख दिया डी थीटा। मान लीजिए कि वो घूमते घूमते थीटा वन स्थिति में था, इनिशियल स्थिति उसकी क्या थी इनिशियल पोजीशन थीटा वन थी, घूमते घूमते थीटा टू पोजीशन पे आ गया, तो थीटा वन से आपने उसको कितना घुमा दिया थीटा टू, पहले एंगल कितना था थीटा वन, घूमते घूमते कहाँ आ गया है
थीटा 2 पोजीशन पर। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? तो टोटल वर्क डन करने के लिए अपन इसको थीटा 1 से थीटा 2 क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। पीई साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट कर दिया गया। अब आपको पता है कि पीई तो बाहर हो जाएगा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। लिमिट क्या है आपका? थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा आपका? पीई इंटीग्रेशन के अंदर माइनस कॉस थीटा 2 माइनस, ठीक है ना, बीच का माइनस, फिर एक इसका भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा 1। इसको थोड़ा सा डेकोरेटिंग करके लिख दें हम लोग। पीई देयर इज अ गार्निशिंग, थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट वर्क डन इन rotating a dipole from थीटा 1 position to थीटा 2 by electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करेगी तो इतना होगा। अब यहां से क्या निकाला हमने? वर्क डन। अब एक होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी? डाइपोल की। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी? 90 डिग्री पर डाइपोल है और 90 डिग्री से घूम घूम के थीटा डिग्री पर आया। 90 डिग्री से घूम घूम के कहा आया है? थीटा डिग्री। तो 90 डिग्री से थीटा डिग्री घुमाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना वर्क किया है वह वर्क एज ए एनर्जी उस डाइपोल में क्या हो जाता है? स्टोर्ड। मैंने समझाऊंगा कि एक रबड़ है, रबड़ को आपने दोनों उंगलियों के बीच में रखा और उसमें कोई पेन लगाई और पेन को खींचते गए और जैसे छोड़ते हो तो पेन आगे की ओर जाती है। आप तीर कमान के अंदर देखते हो, तीर धनुष के अंदर देखते हो ना, जब खींचते हो तो उसमें क्या जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को दबाते हैं तो आप जो वर्क करते हो वो एज एनर्जी स्टोर होता है। यहां पर भी डाइपोल पहले परपेंडिकुलर रखा हुआ है, सबसे परपेंडिकुलर है ना इनिशियली, और परपेंडिकुलर रखा तो मैक्सिमम टॉर्क लगा जिसके कारण वो घूमा। तो 90 से घूम के कहां आके रुका? थीटा पे। तो 90 से थीटा डिग्री घुमाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क करा वो डाइपोल में एज ए एनर्जी क्या हो गया है? स्टोर्ड हो गया है। उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको समझा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of is defined as the amount of work done in rotating a dipole from 90 degree to theta degree, from 90 degree to theta degree। ठीक है, कैसे करेंगे? मतलब आपका जो थीटा 1 है इनिशियल वो 90 डिग्री है और जो थीटा 2 है आपका वो कितना है आपका? दैट इज थीटा। 90 डिग्री से थीटा डिग्री घुमा रहे हो आप। बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए तो वर्क डन W इक्वल टू कितना हो जाएगा? पीई यहाँ लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? cos थीटा। तो कितना आ जाएगा आपका? cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 कितना होता है? 0। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? माइनस पीई cos थीटा, माइनस पीई cos थीटा। और इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम क्या कहेंगे? potential energy of a dipole inside a uniform electric field। Is it clear to all of you? Okay, thank you.